हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत है आप सभी का आपके इस सेशन में। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस साल से हमारे जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के एडमिशन के लिए अब हमें CUET के लिए अपियर होना होगा। तो इस साल से अब आप CUET एग्ज़ाम देंगे और आपका जो CUET 2022 है वो क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, कैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस इस कोर्स में मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ और उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस सेशन को पूरा देखेगा और जो जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ उन बातों पे फोकस करिएगा और उन बातों को सीरियसली लेते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत आपके आने वाली एग्जाम प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा और आप काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि CUET एग्जाम एक्चुअल में है क्या, तो CUET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभी तक जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए आप अलग अलग एग्जाम्स देते थे, आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ता था, अलग अलग डेट्स पे जाना पड़ता था, राइट। अपने शेड्यूल को, अपनी स्टडीज को वैसे अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता था। तो अब वो सारी चीज़ों से आपको ईज अप करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए CUET एग्जाम आ गया है, जहाँ पर सिंगल एग्जाम में आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए अपियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस एग्जाम के पैटर्न में जो मैं सेक्शन आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है आपका सेक्शन 3। देखिए, CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एग्जाम का पैटर्न क्या है। यहाँ पे सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटीज के थ्रू ऑफर किए जा रहे हैं, जहां पर जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए, वहीं पर केवल ये जनरल टेस्ट एप्लीकेबल होगा। आपको जनरल टेस्ट केवल उन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और उन यूनिवर्सिटीज के लिए देना होगा, ठीक है। तो वो आपको वहां पे बताया जाएगा कि कौन कौन सी मतलब यूनिवर्सिटीज आपको बताएंगी कि आपको जो है कि यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स या इस कोर्स को फॉलो करने के लिए क्या आपको जनरल टेस्ट देना है, नहीं देना है, वो वहाँ पे वो स्पेसिफाई करेंगी। सो एज सच आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो आप जब नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा। अब देखिए, ये जो आपका जनरल टेस्ट होगा उसके अंदर क्वेश्चंस कितने होंगे, तो टोटल देर आर 75 क्वेश्चंस, जिनमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 75 क्वेश्चंस। अब ये जो 60 क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं ये आपके डिस्क्रिप्शन पर रहेगा, राइट। आप डिसाइड करेंगे कि कौन से 60 क्वेश्चंस आप आउट ऑफ 75 अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ये आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, सोल आपका डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। केवल आप अपने मन से ये नहीं कर सकते, कुछ यहाँ पे कंडीशंस होंगी, कुछ प्री रिक्विजिट्स होंगे जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। आपको उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, जो एग्जामिनेशन बोर्ड ने सेट करी है उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे 60 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि कौन से 60 हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो एटलीस्ट आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप डिसाइड नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या है मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। सो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस हम इतना समझ के चलते हैं कि 75 क्वेश्चंस में से हमें 60 क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो MCQ बेस्ड रहेंगे। आपने अपने स्कूल टाइम में MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं। आपने स्कूल टाइम में MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, आपको पता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। आपको वो करेक्ट ऑप्शन वहां पे डिटेक्ट करना होता है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो वो वही चीजें यहाँ पर भी होंगे। क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, केवल एक आंसर करेक्ट होगा। आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसे सॉल्व करना है, ठीक है, और आपने वहां पे जो करेक्ट आंसर है उसको मार्क करना है। तो यही चीज यहाँ पर भी होगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपका सिलेबस क्या होगा, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो आज से पहले जो भी जनरल नॉलेज आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह भी आपने पढ़े होंगे।
ठीक है। आप अभी भी पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स, आप में से कई लोग पढ़ते होंगे डेली न्यूज, न्यूज़पेपर्स, ये सब जरूर पढ़ते होंगे, कई लोग मैगजीन्स भी पढ़ते हैं। तो वो हो गया, सब्जेक्टिव वाइज भी करंट अफेयर्स होते हैं, आपका डेली जनरल अवेयरनेस भी होता है, डेली जीके भी होता है जो कि आप देखते हैं, राइट। तो वो भी यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज के अंदर आ जाएगा। प्लस आपकी जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपको स्पेसिफिकली बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं, बट जनरल साइंस जो आपने अप टू 10th लेवल तक देखी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जनरल साइंस भी रहता है जो आपने 10th लेवल तक देखी हुई है, बस दैट्स इट, राइट। बेसिक बेसिक सी लाइक ब्लड ग्रुप्स के कितने टाइप्स होते हैं, इस तरीके से ये सारी बातें आप जानते होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जनरल साइंस के अंदर आपके आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देन करंट अफेयर्स तो आपको इंडिविजुअली भी देखने हैं, आप सब्जेक्टिव वाइज भी देखते हैं, तो ये करंट अफेयर्स तो हो गया। करंट अफेयर्स के अंदर आप ये भी देख सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के भी जीके आते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स वगैरह के भी जीके आप देखेंगे। देन कम्स योर जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, राइट। ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सो इस सब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या इसके सब टॉपिक्स हैं, इसका डिटेल सिलेबस क्या है, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब ये देखिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि रीजनिंग है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट, टॉट टिल ग्रेड 8। स्टैट मतलब जो आपके एवरेज मीन वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सभी हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये मिलाकर बनेगा आपका सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की फैकल्टी पढ़ाएंगी, ठीक है। और ये जो दो टॉपिक्स हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी, राइट, इनको मिलाकर आपका बनेगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इनको मिलाकर आपका कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट बनेगा रीजनिंग, राइट। रीजनिंग के ये सब पार्ट्स होंगे और इनके भी सब पार्ट्स होंगे, इनके भी अपने अपने जो होंगे वो टॉपिक्स होंगे। तो मैं क्योंकि आपको जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग लूंगा, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो मैं आपके साथ यहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा। तो उसका क्या सिलेबस है, वहां पर क्या टॉपिक्स इन्वॉल्व है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, राइट। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन 3 है आपका, जहां पर इतनी सारी चीजें आ रही हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, वो क्या हो गए, 60 मिनट्स का पेपर होगा। यहाँ पे आपको कम्युलेटिव टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का। अब यहाँ पर ये चीज देखिए कि ये 60 मिनट्स का टाइम है, तो 60 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर लोग कहेंगे कि पर क्वेश्चन हमारे पास 1 मिनट का टाइम हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए, 60 मिनट्स आपके लिए 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन टाइम है। रीडिंग तो आपके 75 क्वेश्चंस की है, 60 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस रीड करने हैं, राइट। और आप केवल 60 सॉल्व कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है पर क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। अब जरा कैलकुलेशन लगाइए कैसे हो सकता है, राइट। तो आप ये मान के चलें कि आप 50 या 55 सेकेंड्स लेके चलें, 50 सेकेंड्स लेके चलें, तो वो मच बेटर ऑप्शन है कि 10 सेकेंड जो है वो आप पर मिनट में से बचाते आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको 75 के 75 पढ़ने हैं। फिर आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन, जैसे कि आप एक साथ 75 पढ़ के तो डिसाइड करने नहीं वाले कि कौन से 60 में करूंगा या करूंगी। जाहिर सी बात है, आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं, कर सकती हूं, तभी आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज आप स्किप करके आगे वाले पे जाएंगे, राइट। कि अगला वाला देखते हैं, अगर वो आसान हुआ तो वो पहले करेंगे। तो ये वाली चीजें हैं, लेकिन आपको 75 क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं, तो मैं यही कहूंगा कि 50 सेकेंड्स अपना सॉल्यूशन टाइम लेके चलेंगे। पर क्वेश्चन मेरे को 50 सेकेंड्स में वो हो जाना चाहिए पढ़ने के बाद, क्योंकि जो 10 सेकेंड हम पर मिनट बचा रहे हैं, तो ऐसे करते करते जो हमारे पास यहाँ पर पूरे 10 मिनट बचेगा टाइम, उसके अंदर ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस में हम डिसाइड करेंगे कि क्या इनको करना है कि नहीं करना है। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग हो सकते हैं। अब ये बिल्कुल देख के नर्वस मत होइएगा, ये देख के आप थोड़े से पैनिक मत करिएगा कि 50 सेकेंड्स में क्वेश्चन को पढ़ के उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है।
सो वो देख के आप अंदर पैनिक मत करिएगा। हम यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि आप इन क्वेश्चंस को 50 सेकेंड से पहले कर लें, राइट। 50 सेकेंड से भी आप उसको पहले कर लें। हम ऐसी ट्रिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे शॉर्टकट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। कई क्वेश्चंस तो मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा कि जो आपको लग रहे होंगे कि बहुत टफ हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस इतने इजी होंगे कि आप उनको 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स में भी करेंगे, आपको 30 सेकेंड्स की भी जरूरत नहीं है। तो 50 सेकेंड्स तो बहुत रूल रहा। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हमें 50 सेकेंड्स या 50 सेकेंड से थोड़ा ऊपर 60 सेकेंड्स तक का भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक जगह से हम टाइम बचा के दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लॉजिक्स आप सीखेंगे जो कि आपको आने वाली आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत बेनिफिट करेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छा वहां पे मार्क्स स्कोर कर पाए और अच्छे से अच्छी एक्सेलेंस को ले पाए, राइट। तो ये आपका जो रहेगा, ये यहाँ पर जो सिलेबस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब जरा इस सिलेबस को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 75 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो वो एक और बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 60 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। अब देखिए, जो नीड टू बी अटेम्प्टेड, ये तो बहुत अच्छी इन्होंने बात करी कि 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इसके साथ जो कंडीशन रखी है, ठीक है, अब वो कंडीशन सुनिए। वो कंडीशन क्या है? द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस। पूरे टेस्ट में ये जो 75 क्वेश्चंस का ये जो आपका टेस्ट है, इसमें 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। ये क्या सेक्शंस हैं वो बाद में देखते हैं, पहले जरा इस लाइन को देख लेते हैं। ईच सेक्शन हैज 15 क्वेश्चंस। देखिए, 5 सेक्शंस, 15 क्वेश्चंस, 15 इंटू 5 75 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हर सेक्शन में 15 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से कैंडिडेट को 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ईच सेक्शन से, ठीक है। 12 क्वेश्चन ईच सेक्शन से आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि मान लीजिए कोई मेरे जैसा स्टूडेंट है जिसका जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो उसने क्या किया, 15 के 15 जनरल मेंटल एबिलिटी से कर दिया है। और मान लीजिए मेरे जैसे स्टूडेंट का जनरल नॉलेज बड़ा वीक है, तो उसने बोला कि अच्छा, आप जनरल नॉलेज में 15 में से 10 कर देता हूँ, इधर मैंने एक्स्ट्रा कर दिया तो इधर वो बैलेंस आउट हो गया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। आपको 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको 12 क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट करने हैं। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप अपने सेक्शन को डिसाइड करेंगे कि किस सेक्शन से मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं, हर एक सेक्शन में 15 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑलराइट, सो नाउ सेक्शन ए क्या है? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। मैंने जो कहा, करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स, राइट, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, करंट डिफेंस करंट अफेयर्स, ठीक है, लाइक सम अवार्ड्स, एजुकेशनल करंट अफेयर्स, राइट, कोई एजुकेशनल चेंज है तो वो भी हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स जो भी है वो आपको पढ़ाए जाएंगे, सो नथिंग टू वरी अबाउट। देन सेक्शन बी, जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी कर लीजिए, जनरल मेंटल एबिलिटी कर लीजिए। ये मैंने आपसे कहा है कि ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए ये होने वाला है। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे मैंने आपको कहा, आपके मैथमेटिक्स का पार्ट है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग ऑल्सो मैथमेटिक्स का पार्ट है। उन्होंने डिफाइन भी किया है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी अगेन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो इनके क्या सब टॉपिक्स होंगे ये मैं बताऊंगा। तो ये 5 सेक्शंस हैं जहाँ पे 15 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आएंगे, और हर एक सेक्शन में से हमें 12 ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके साथ ये सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। आपके साथ इन सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर जो भी फैकल्टीज आपके साथ रहेंगी सब डिटेल में डिस्कस करेंगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, दृष्टि से एसोसिएटेड जो भी फैकल्टीज आपको CUET एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आ रही हैं, वो सभी फैकल्टीज बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में। मेक श्योर अबाउट दैट कि आप उनकी कही हुई बातों पे ध्यान दें, आप उनकी कही हुई बातों को फॉलो करें, ठीक है। जो ट्रिक्स, जो कॉन्सेप्ट्स, जो जो भी वो आपके साथ शेयर करते हैं, आप उसको प्रॉपर सुने, उनकी हर बात पे उनकी हर बात को नोट करें, ध्यान दें, और उनके बताए गए मेथड्स को, मेथडोलॉजीज को फॉलो करें।
क्योंकि मैं इतना आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे, प्रॉपरली फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन के साथ इस कोर्स को सिंसेरिटी के साथ पढ़ेंगे और सिंसेरिटी के साथ देखेंगे, तो आप अपने आने वाले एग्जाम में जरूर एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बस ये है कि डिसिप्लिन के साथ चीजें करनी है, सिंसेरिटी के साथ करनी है। मटेरियल्स, बुक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर्स, एवरीथिंग, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फैकल्टी टाइम टाइम पे आपको ये जरूर हेल्प आउट भी करती रहेगी कि कैसे आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना है। फैकल्टीज आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में ये भी जरूर बताती रहेगी कि कहाँ पर किन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। देखिए, फोकस आपको हर जगह करना है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने सेक्शन जो है वो इस तरीके से कर दिया कि 12 क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन से अटेम्प्ट करने हैं। मतलब अब पहली चीज तो ये हो गई कि मुझे हर सेक्शन पे बराबर ध्यान देना है। ठीक है, मैं किसी भी सेक्शन को अब यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकता या लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर क्या था कि उनका सोल पर्पस ये था, ये 12 क्वेश्चंस को फिक्स करने के लिए, कि ताकि आप जो है कोई ऐसा ना हो कि जैसे मुझे जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं जनरल मेंटल एबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हुए चलना है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर किन टॉपिक्स पे फोकस करना है ये फैकल्टीज आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगी, तो प्लीज उनकी बातों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए जरा मैं आपको ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जनरल मेंटल एबिलिटी और जो ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है इसके अंदर क्या चीजें आएंगी। ठीक है, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। अगेन मैं एक बार आपको फिर से ये चीज कह दूं कि ट्रिक्स वगैरह, शॉर्टकट्स वगैरह पे जरूर फोकस रखिए, लेकिन साथ साथ में फैकल्टीज और जो जिन चीजों पे आपको फोकस करने के लिए कहेंगी, जिन कॉन्सेप्ट्स पे, जिन फंडामेंटल्स पे, उन पे भी प्लीज फोकस करेगा, बिकॉज द फैकल्टीज आर बेस्ट, राइट। सो प्लीज पे अटेंशन टू देयर वर्ड्स। चलिए, सो अब देखिए, जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसी के अंदर जनरल मेंटल एबिलिटी भी आ गई। जनरल मेंटल एबिलिटी देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग मिलाकर आपका रीजनिंग सब्जेक्ट बनता है, और ये जो सिलेबस है ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ठीक है, जहां पर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पर सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज दो तरीके की होती है, नंबर सीरीज एज वेल एज लेटर सीरीज। तो दोनों आप यहाँ पर मेरे साथ पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। लेटर सीरीज अलग से डिस्कस करूंगा, नंबर सीरीज अलग से डिस्कस करूंगा। देन आफ्टर दैट कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, राइट। आप कोड्स बनाते हैं, यहाँ पे डिकोड करते हैं, तो कभी कभार ना स्पाई वाली फीलिंग आती है कि ऐसे हम सीक्रेट फॉर्म में बना रहे हैं और सीक्रेट को हम डिकोड कर रहे हैं, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देन डायरेक्शंस, इस पूरे टॉपिक का नाम होगा डायरेक्शंस एंड सेंस। ये डायरेक्शन जो नॉर्मल डायरेक्शंस आप यूज करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। देन हम ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो देखिए, रैंकिंग से एसोसिएटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का रैंक दे दिया जाता है, देन उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, वहां पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप चैप्टर में देखेंगे। ऑर्डरिंग मतलब कुछ चीजें आपको दे रखी होंगी, कुछ डाटा आपको दे रखा होगा, आपको उस डाटा को एक ऑर्डर में सेट करना होगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑर्डर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वो एक ऑर्डर रहेगा आपका। देन सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट अगेन आपके दो होते हैं, एक होता है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, एक होता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। देन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ब्लड रिलेशंस की, तो ब्लड रिलेशंस देखिए आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, राइट। सो डेली लाइफ में आपने देखा है कि हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, सो उन्हीं ब्लड रिलेटिव्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशंस आपकी डे टू डे लाइफ से होता है, तो ये आपके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स और बहुत नई चीजें आप देखेंगे, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए। देन लॉजिकल वेन डायग्राम, ये थोड़े से डायग्रामेटिक आपके क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, राइट। चीजों को आपस में कैसे रिलेट करते हैं, कैसे लिंक करते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस होता है। देन क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स की बात करें तो देखिए, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स जो है इनका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डाइस, डाइस जो होगा, देखिए डाइस आप सभी ने देखा है, लूडो आप सभी खेले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लूडो के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लूडो बोर्ड गेम्स के रूल्स आपसे नहीं पूछेगा,
यहाँ पे जो डाइस है वो उसका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, राइट। जो डाइस हम लूडो में यूज करते हैं उसके अपने कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, अपनी थ्योरीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से लेकिन बड़े सिंपल से, राइट। अगर तो यहाँ पर हम उसके भी फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कम्स पजल्स। ये आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो पजल्स सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस थे ये आपने आज से काफी टाइम पहले पढ़े थे। आपने 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड्स में अरिथमेटिकल पजल्स भी सॉल्व करी थी, आपने जो है वो लॉजिकल पजल्स भी सॉल्व करी थी, लेकिन उनको सॉल्व करे वो काफी टाइम हो गया, तो अब आप भूल गए होंगे। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम रिकलेक्ट करेंगे कि पजल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। पजल्स मतलब कुछ भी हो सकती है, अरिथमेटिकल पजल, नॉर्मल पजल्स तो छोटी छोटी सी जो हमारे लिए कोई रख देता है हमारे सामने पजल, तो वो तो हम जानते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को तो हम समझते हैं, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे वो वर्क करते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं। तो कैसे इनको आप सॉल्व करेंगे, इनके भी अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हम कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन कम्स क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। देखिए, क्लॉक हम सभी पढ़ना जानते हैं, कैलेंडर भी हम सभी लोग पढ़ना जानते हैं, लेकिन क्लॉक और कैलेंडर के कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। आप रोज दिन में करीबन कितनी बार, ना जाने कितनी बार आप घड़ी देखते होंगे, एटलीस्ट दिन में 1-2 बार तो आप कैलेंडर जरूर देखते होंगे, या महीने में आप कम से कम कई बार कैलेंडर देखते होंगे। लेकिन कैलेंडर के भी फंक्शन करने के, क्लॉक के भी फंक्शन करने के अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, जिन रूल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। और इस पर भी ना बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लॉक के कॉन्सेप्ट्स और कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप अप्लाई करेंगे, और देखिएगा इनको अप्लाई करने के बाद आपकी डे टू डे लाइफ कितनी और ईजी हो जाती है। और यहाँ पर आप देखिए, डेटा सफिशिएंसी की बात करें, अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होते हैं और कैसे आते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दिए गए किसी भी कॉन्सेप्ट से लेकर बनाए जा सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी का अपना कोई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। डेटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि किसी भी एक कॉन्सेप्ट से वो 2 स्टेटमेंट बना देगा और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, और आपसे ये पूछेगा कि कौन से स्टेटमेंट को यूज करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्या केवल स्टेटमेंट 1 को यूज करके, क्या केवल स्टेटमेंट 2 को यूज करके, या दोनों स्टेटमेंट को यूज करके, या दोनों स्टेटमेंट को यूज करने पर भी आंसर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से वो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में 3 लोगों को आपको एक रो में बिठाना है, तो ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। अब उसने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, और स्टेटमेंट 1 में कुछ डेटा दिया और स्टेटमेंट 2 में कुछ डेटा दिया, ठीक है। अब आप दोनों स्टेटमेंट का डेटा यूज करके आप वहां पर बना पा रहे हैं, डायग्राम बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बी के लेफ्ट में कौन बैठा है ये बताने के लिए हमको दोनों स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डेटा सफिशिएंसी को भी हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स योर सिलोगिज्म। ये सबसे टफ कॉन्सेप्ट लगता है जितने भी लोग पढ़ते हैं, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए देखा है, लेकिन मैं आपको सिलोगिज्म में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको यूज करने के बाद ये आपको अपने सिलेबस का इजीएस्ट चैप्टर लगने लग जाएगा। सो इसको लेके एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। देन हम बात करें लॉजिकल एबिलिटी की, तो लॉजिकल एबिलिटी देखिए, ये कोई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉजिकल एबिलिटी के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स, राइट। देन आप इसके अंदर ऑड वन आउट ले सकते हैं, जिसको आप क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन हम ऑड वन आउट ही लिखेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पर आपका ये भी रहेगा मिसिंग नंबर, ये भी लॉजिकल एबिलिटी के अंदर आएगा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो लॉजिकल एबिलिटी इन सब टॉपिक्स का कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल एबिलिटी से आप ये मत सोचेगा कि ये सारी चीजें मैं आपको कोई एक क्लास या एक लेक्चर में कवर कर दूंगा। ये सब इंडिविजुअली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन कम्स योर स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, कोर्स ऑफ एक्शन, और यहाँ पर एक और जोड़ दीजिएगा आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर एक और जोड़ दीजिएगा आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सभी वर्बल रीजनिंग का पार्ट होते हैं, ये भी एनालिटिकल रीजनिंग में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको चीजों को बस एनालाइज करना होता है। इनके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो कि मैं आने वाले कोर्स में आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर पाए, इजी वे में कर पाए।
देन यहाँ पर अगर हम देखें तो आता है मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे पेपर कटिंग भी लिख दीजिएगा क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इसके साथ साथ यहाँ पे टॉपिक पिक्चर सीरीज और कंप्लीशन ये ऐड कर दीजिएगा प्लीज। और यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड कर दीजिए, एम्बेडेड। ये सभी टॉपिक मिलाकर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग तैयार होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स भी आप पढ़ेंगे। ये नॉन वर्बल रीजनिंग से मेरा मतलब ये है, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको एक सीरीज ऑफ डायग्राम्स दिए जाते हैं और सीरीज ऑफ डायग्राम्स को देखकर आप ये बताते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी ये चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा जो कि इस कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फ्रॉम योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, राइट। एंड मैं अगेन आपसे ये कहूंगा कि सभी फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हैं। सो प्लीज उनकी बातों को सुनिएगा, उनकी बातों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, राइट। आप सभी का सोल टारगेट ये है कि आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। सो उन अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए, राइट, आपकी मेहनत के साथ साथ हम सभी यहाँ पर मेहनत करेंगे ताकि जो है वो मेहनत सब में बढ़ जाए, किसी एक पे प्रेशर ना आए, राइट। आप लोग इतना प्रेशराइज फील ना करें, तो हम भी यहाँ पे मेहनत करेंगे, आप भी जरूर करिएगा। बस अपनी पढ़ाई को डिसिप्लिन रखिएगा, चीजों को बैकलॉग मत होने दीजिएगा कि आज के क्वेश्चंस कल करेंगे, कल के फिर परसों करेंगे, फिर परसों के पता नहीं कब करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। जो डेली डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं, जो पढ़ने हैं, जो मेथड्स आपने सीखे हैं, उनको डेली डेली पढ़िएगा सो दैट कोई चीज आपके पास बल्ड अप ना हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर इतनी सारी हमने बातें करी। अब मैंने आपके साथ कहा कि आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाएंगी, तो चलिए एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया मिले कि कैसे चीजें कितनी आसान सी कर दी जाती हैं। तो देखिए, जैसे कि आज से पहले आप 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते आए थे, जैसे कि एक नंबर है 26 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आज से पहले अगर कोई शॉर्ट ट्रिक अगर यूज भी करता आया होगा, नॉर्मली तो लोग वो ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट ट्रिक यूज भी करी होगी तो ऐसे करी होगी कि 26 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 26 के पीछे 0 रखा, और 11 से करना है तो एक बार और 26 उसमें जोड़ दिया, ये 286 आंसर हुआ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप इसी तरीके से करते, अगर आपने नहीं करा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको हार्डली 2 या 3 सेकंड लगेंगे आंसर करने के लिए। आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए कैलकुलेशन फिर जो है वो बढ़ जाएंगे, फिर वो प्रोसेस टाइम टेकिंग हो जाएगी। तो अब देखिए, अगर 26 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का आखिरी डिजिट हमेशा नंबर का आखिरी डिजिट होगा जो कि होगा 6। प्रोडक्ट का पहला डिजिट हमेशा नंबर का पहला डिजिट होगा जो कि यहाँ पर है 2। और क्योंकि ये एक 2 डिजिट नंबर है तो ये 2 और 6 के बीच में एक सिंगल डिजिट आएगा जो कि होगा 2 + 6 8, ये दोनों डिजिट्स का सम। जैसे मान लीजिए एक और नंबर है आपके पास 34 × 11 करना है। प्रोडक्ट का आखिरी डिजिट नंबर का आखिरी डिजिट 4, प्रोडक्ट का पहला डिजिट नंबर का पहला डिजिट 3, और यहां पर क्योंकि एक 2 डिजिट नंबर है बीच में एक सिंगल डिजिट आएगा जो कि होगा इन दोनों का सम 3 + 4 7, 3 + 4 7। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे मेरे पास नंबर है 120, लेट्स से 125 × 11। अब मान लीजिए मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर है, तो प्रोडक्ट का आखिरी डिजिट नंबर का आखिरी डिजिट, प्रोडक्ट का पहला डिजिट नंबर का पहला डिजिट। अब क्योंकि एक 3 डिजिट नंबर है तो बीच में 2 डिजिट्स आएंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा क्या होगा, यहां पर बीच में आने वाले डिजिट्स हमेशा नंबर ऑफ डिजिट से एक कम होंगे। बीच में आने वाले डिजिट्स हमेशा नंबर ऑफ डिजिट से एक कम होंगे। ठीक है, नंबर के डिजिट से आप एक कम लेंगे। अब देखिए, 5 के बगल वाला नंबर लिखना है तो 5 को उसके बगल वाले नंबर से जोड़ो, 5 + 2 7। ठीक है, यहां पर एक के बगल में अगर नंबर लिखना है, एक के नेक्स्ट में नंबर लिखना है तो एक को उसके बगल वाले नंबर से जोड़ दीजिए, 1 + 2 3। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक और हो, राइट, 2 3, लेट्स से 2 3 6 × 11। अब मुझे अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो, या 2 बार बार ले रहे हैं, कुछ नया नंबर लेते हैं, लेट्स से हमारे पास नंबर है 441 × 11।
तो देखिए नंबर का आखिरी डिजिट, प्रोडक्ट का आखिरी डिजिट, नंबर का आखिरी डिजिट, प्रोडक्ट का पहला डिजिट, नंबर का पहला डिजिट। अब क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो बीच में 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। वो क्या होगा, 1 के बगल में नंबर लिखना है तो 1 को उसके बगल वाले नंबर से जोड़िए, 1 + 4 5। 4 के बगल वाला नंबर लिखना है, यहां पर देखिए 4 के बगल में नंबर लिखना है तो 4 को उसके बगल वाले नंबर से जोड़ दीजिए, 4 + 4 8। देखिए कितना सिंपल हो गया आपका, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स, बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स, बहुत सारी क्वेश्चन स्पेसिफिक ट्रिक्स आप सीखेंगे, जिनसे आपकी आने वाली प्रिपरेशन बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग बनेगी और आप अपनी एग्जाम में देखेगा बहुत बेटर स्कोर करेंगे, राइट। सो आई होप आज के इस सेशन को देख के आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी हो, राइट। आपने कुछ नया जरूर सीखा हो। तो इस सेशन के अंदर मैंने आप सभी से आपके सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड बात करी कि क्या यहाँ पर चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कोर्स को अगेन मैं फिर से कहूंगा, सिंसियरिटी और डिसिप्लिन के साथ जरूर देखेगा और देखिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छी चलेगी, राइट। आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ आप अच्छा कुछ यहाँ पर सीखेंगे। एंड मैं ये जरूर प्रार्थना करूंगा कि आप सभी ने जो अपने लिए टारगेट सेट किया है वो आप उस टारगेट को जरूर हासिल करें। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आपसे आने वाले सेशंस में फिर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।